हूती विद्रोहियों का बड़ा दावा, इजराइल के 2 एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक का दावा। बेन गुरियन रेमन एयरपोर्ट पर हमला, डेमोना के संवेदनशील ठिकानों पर भी हमला। अटैक के बाद आसमान में आईडीएफ हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट। अब ये बेन गुरियन का नाम तो हर दिन आप थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से सुनते रहते हैं, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि बेन गुरियन का ये तमाम हमले बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। ये बात और है कि उसको हमेशा टारगेट करने की कोशिश की जाती है, और रेमन एयरपोर्ट को भी यहां टारगेट करने की कोशिश की गई है। हूती विद्रोही लगातार, और हूती विद्रोहियों के चक्कर में आप देख रहे हैं कि वहां इजराइल का पलटवार जो है वो अपनी क्रोधाग्नि में न जाने कितनों को खाक कर रहा है। अब यहां पर मैं एक एक करके उन फ्रंट्स, तमाम फ्रंट्स की बात कर रहा हूं जहां पर इजराइल इन दिनों अपने दुश्मनों से निपट रहा है, और उनमें से एक फ्रंट ये भी हूती विद्रोहियों के साथ लड़ाई, और हूती विद्रोहियों की भी हिमाकतें लगातार जारी। मैं ये जानना चाहता हूं, इजराइल ने तो हमेशा अपना एग्रेसिव फ्रंट अपने सुरक्षा के लिए सामने रखा है, लेकिन ये हूती को इतना सपोर्ट कैसे मिलता जा रहा है कि इतना सस्टेन कर पा रहा है इजराइल के खिलाफ? देखिए, हूती का क्या है, वो आपका ऑप्टिक में ज़्यादा 63 मिसाइल्स अभी तक आए हैं। ये 15 नवंबर 2023 से ये कर रहा है कार्रवाई, और 16 ड्रोन भेजे हैं। और देखिए, एक ड्रोन भेज दिया, एक हो गया। बेन आप एयरपोर्ट की बार बार बात करते हैं, मगर उसको मार गिराया जाता है। देखिए, वो खास करके बहुत इफेक्टिव है रेड सी के ऊपर, आपने बल अल मंडेब के ऊपर में जितना ज्यादा वो इफेक्टिव है, मगर उनके प्रधानमंत्री पूरे के पूरे उनके जो लीडरशिप है उसको मार रहा है, और बहुत इफेक्टिव। और हमास भी घुसा हुआ है अंदर, कोई हमास की बात नहीं करता कि ये कैसे हूती के अंदर जाके क्या ऑपरेट। अब नेपाल में क्या चल रहा है वो देखिए जरा। प्रधानमंत्री का इस्तीफा, आर्मी ने पीएम ओली को घर से सुरक्षित निकाला। प्रदर्शनकारियों ने संसद को किया आग के हवाले। नेपाली कांग्रेस के दफ्तर समेत कई मंत्रियों के घर को फूंका। जेन जी ने बालिन शाह को कार्यवाहक पीएम बनाने की मांग की है, और यह भी कहा जा रहा है कि उन्हीं के एक नेता हैं रवि, उनको बनाया जाए गृह मंत्री। तो यहाँ पे न सिर्फ जेन जी ने अपने विद्रोह को, देखिए आप, 24 से 26 घंटे तक के भीतर पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया है, बल्कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनको अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। कई मंत्री ऐसे हैं जिनको अज्ञात सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, और ये भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ के एक पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर तो एग्रेसिव अटैक हुआ है, इतना कि वो पूरे खून आलूदा दिखाई दिए हैं। ये 26 घंटे के भीतर ऐसा हो जाएगा, सर सोचा था किसी ने? आपने सोचा था? देखिए, जिस तरह से उसका इतिहास 2006 से आप देखिएगा, ऐसे ही होता है वहाँ पर, ऐसे ही तख्ता पलट। 17 साल के इतिहास में 2008 में डेमोक्रेसी आई थी, 15 बार वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, और बार बार। मगर उसके अंदर में जो लेफ्ट का लीनिंग है, माउस का लीजिंग है, और छात करके चाइना के साथ। तो देखिए, चाइना तो बहुत डीपली वहाँ इन्वॉल्व हो चुका है। इवन वहाँ के मिलिट्री के अंदर भी पहले हमारे साथ लगा हुआ था, ब्रिटेन के साथ लगा हुआ था, मगर अब तो लगता है कि वहाँ की मिलिट्री भी उनके साथ लग गई। जो चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं जो हुई, आप ये जानना चाहेंगे किसने कराया? तो बहुत सारी अदृश्य हाथें हैं जो इन चीज़ों को करा रही है। नहीं सर, लेकिन सबके नाम लिए जा रहे हैं। कोई कहता है अमेरिकन डीप स्टेट का हाथ है इसके पीछे, कोई कहता है चाइना सीधे इन्वॉल्व है। असल में चाइना नहीं चाहता कि अमेरिकी मदाखलत वहां बढ़े। अमेरिकी मदाखलत पाकिस्तान में तो बढ़ी गई है, वहां पे नहीं चाहता चाइना बढ़े। BRI के लिए तो उन्होंने हामी भरी दी थी केपी शर्मा ओली ने, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां MCC के तहत अमेरिका भी अपनी दखल चाह रहा था, और इसको काउंटर करने के लिए ये किया गया है। फिर कोई और भी कहता है कि नहीं ये तो नहीं है, कोई तीसरा ही पक्ष है जिसके बारे में अभी दुनिया जानती नहीं। टर्की का भी प्रभाव है वहां। टर्की का बड़ी फार, ये तो बहुत ही दूर की कौड़ी लग रही है। टर्की का प्रभाव है वहां, पाकिस्तान और टर्की मिलकर वहां पे अपना सहयोग दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे लोग आ रहे हैं वहां पे। देखिए, कल्चरल चीजें तो हमें समझनी पड़ेगी। चाइनीज कल्चरल सेंटर की हम बात करते रहे, अमेरिका का जो सहयोग होता रहा है वहां पे 60-70 से हम जानते रहे। कैप्टन शाह, इसमें एक बात और कही जा रही है। एक कुछ एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप है जो ये कह रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस है, स्वतः स्फूर्त है। मैं मानता बहुत दिनों से नेपो बेबीज ये सब चल रहा था वहां पर, मैं मानता यहाँ पर भाई भतीजावाद, करप्शन और ये सब। लेकिन सर एक बात बताइए, अब जरा ये वीडियो प्ले कीजिए प्लीज। ये वीडियो खास तौर से मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। ये देखिए सर, यहाँ पर जो वो लोग जो प्रदर्शन के लिए जुटे हुए थे, ये आपको पैदल जाते, ये देखिए इतना बड़ा बाइकर्स का काफिला, उसके बीच में ये बाइकर्स, ये कहा जा रहा है कि 200 के आसपास ऐसे बाइकर्स थे जो अचानक वहां पहुंचते हैं, और उसके बाद पूरी फिजा ही बदल जाती है। 2006 में बहुत बड़ी उनकी भूमिका थी, मगर वो कहीं बैकफुट पे चले गए थे। उनका जो मेन एम है कि नेपाल जो एक हिंदू राष्ट्र था वो हिंदू राष्ट्र हो, वहां पर वो अगेंस्ट लेफ्टिस्ट हैं, जो ये है ना जो चाइना गेम खेलता है। तो शायद उनको तो ना बने, बिकॉज उनको इसलिए जेल में डाला था केपी शर्मा ओली ने, वो जेल से कल निकले, तो ये आज निकले, आज या कल निकले। ये स्पॉन्टेनियस था, लेकिन इस स्पॉन्टेनियस होने की स्टीयरिंग बाद में किसी ने पकड़ ली और इसको अपने हिसाब से स्टीयर कर दिया, या असल में ये राजशाही लोग हैं
जो राजशाही के चले जाने के बाद, वहां डेमोक्रेसी आने के बाद, कथित डेमोक्रेसी आने के बाद वो इससे प्रसन्न नहीं थे और वापस राजशाही की तरफ इस दिशा मोड़ना चाहते हैं, या वाकई चाइना और अमेरिका यहां गेम कर रहे हैं? क्या है सर? देखिए, आपकी ये बात मैं मानता हूं और ये इससे मैं सहमत भी हूं कि ये चल रहा था, सुगबुगाहट चल रही थी। देखिए, क्या तो एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम हो, देखिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने रिजाइन किया उनके, ड्रॉट के बाद फ्लडिंग, उनकी जो व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति ये खराब हो रही थी। जो ये जब ये मीडिया पे जो व्यवसाय कर रहे थे उनको ये उससे जो उन्होंने तंग किया तो उनका भी एक तरह से सुलग गया मामला। तो ये चल तो रहा था, कई चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात आप देख लो वहां पे, ये एग्रीकल्चर की बात मैंने की, उसके बाद आप कहो कि ये जो लगातार जो व्यवस्था पलटते रहती है, जैसे सर ने कहा 15-11 बार तो प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं उनके, और 2015 से कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिफॉर्म्स हुए उस पर भी लोग सहमत नहीं है। जैसे आपने राजशाही की बात की, तो उसमें भी एक बीच बचाव का मामला आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। वहां के लोग आज के दिन में कंफ्यूज तो हैं और किसी तरह की अच्छी तंत्र व्यवस्था नहीं है, ये उसमें एक चिंगारी ने उसको आगे बढ़ा दिया। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह केपी शर्मा ओली का झुकाव चाइना की तरफ था, चाइना के लिए बीआरआई के लिए हाँ करने से लेके भारत के इलाकों को लेकर ये कहना कि तो इधर हमारे वाले इलाके हैं, ये और पहले भारत आने के बजाय पहले चाइना जाना और उसके बाद भारत आने की, सितंबर में भारत उनका आना प्रस्तावित भी था। तो क्या परेड में शामिल होना, क्या वहां का एक बड़ा धड़ा ये देख रहा था कि हमारा जो प्रधानमंत्री है लगातार लीन कर रहा है चाइना की तरफ और उनको ये बात सुहा नहीं रही थी? देखिए क्या हुआ है, स्पेशली जब 3 सितंबर में ये गए थे ओली साहब और काफ़ी लंबे समय से रह के वहाँ से लौटे, तिएननमेन स्क्वायर के अंदर में भी वो लेकर के कुछ लौटे हैं कि आपको सप्रेस, क्योंकि ये 3 महीने से चल रहा है ये सिमरिंग, ये सिमरिंग आज नहीं आ गया है, तो ये तो रीड तो कर ही रहे थे वो लोग, और चाइनीज बहुत अच्छी तरह रीड करते हैं इन चीज़ों को। तो उन्होंने ये भेज के बोला था कि जाते ही आप बैन कीजिए, वहाँ आकर के बैन किया, पहले नहीं बैन किया है। ये तो दिसंबर से पहले पिछले साल आया था सुप्रीम कोर्ट का कि हाँ आप रजिस्ट्रेशन करें, ये करें, वो करें, तो इन्होंने मुद्दा उठाया, 26 ऐप्स को बैन कर दिया और चाइना के एक भी बैन को नहीं किया है। आपने बीआरआई का अभी मान के आए कि बीआरआई करेंगे, तो देखिए कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इनके अगेंस्ट में है। और मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये 3-3.5 महीने से इसलिए उन्होंने जेल में डाला था। दूसरी थ्योरी है सर कि मिलेनियम चेंज कॉर्पोरेशन अमेरिका इसके जरिए जो वहां पे घुसपैठ बना रहा है, वो असल में चाह रहा था कि चाइना का जितना भी अभी तक यहाँ ग्राउंड बन चुका है उसको हटाया जाए, और इसलिए ऐसा किया गया है। तो क्या पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है, या ये तमाम प्लेयर्स हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है, ये वाली बात है? फिलहाल ये भी आपसे समझूंगा, लेकिन कैप्टन शाह, मुझे बहुत अच्छे से याद है आपने तियानजिन को लेकर ये बहुत अच्छे से कह दिया था कि नेपाल की वहां मौजूदगी बहुत कुछ बता रही है। आगे खबर देखिए कि पाकिस्तान की सरकारी ऑडिट में बड़ा खुलासा हुआ है, गरीबों के हिस्से के पैसे पर मुनीर की फौज का डाका। गरीबों के हिस्से के पैसे पर मुनीर की फौज ने डाका मारा, जनता की दवा के पैसों से हथियार खरीदे गए, बच्चों की किताब के पैसों का हथियार में इस्तेमाल। आप बताइए, बच्चों की दवा, बच्चों की किताबें, बीमारों की दवा, बच्चों की किताबें, इसके जो पैसे हैं उससे मुनीर हथियार खरीद रहे हैं। मुनीर ने खुद को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना लिया है, वहां की जनता त्राही त्राही कर रही है। अलग अलग हिस्से हैं जो वो सुलग रहे हैं, वो खैबर पख्तूनवा हो, वो बलूचिस्तान हो, वहां की आम जनता के लिए फटेहाली अब नई पराकाष्ठा की तरफ पहुंच रही है। लेकिन वहां देखिए, उन सब के हक के पैसों का इस्तेमाल अपने लिए वहां की आर्मी और बेशर्मी करती तो हमेशा रही है, लेकिन और बेशर्मी के साथ कर रही है। सर, मुझको लगता है कि अब अगला नंबर यहां का है। देखिए 7.62 बजट लाना, $1 बिलियन की बजट है, 8 सबमरीन ले लेना, जिसका जो लिया है उन्होंने वो सबमरीन का दाम ही $5 बिलियन तो देना है ना उनको, 60 बिलियन का उन्होंने। तो सर भीख के पैसे हैं, चाहे जहां डाल दें, लेकिन भीख के पैसों से कम अपनी आवाम को खाना खिलाते, अपनी आवाम को दवाई देते, अपनी आवाम को किताबें देते, तो शायद ये भीख वाले दिन कभी खत्म होते। 36% बिलो भूखे हैं, नंगे हैं बेचारे, गुर्बत में है 36%। 25 करोड़ की आबादी, आप गिन लीजिए 36% कितना होता है। गुर्बत में एक वक्त का रोटी नहीं मिल रहा है, मगर आप खरीदिएगा सबमरीन, आप खरीदिएगा J-17, आप खरीदिएगा न्यूक्लियर। ये न्यूक्लियर बोल रहे हैं ना कि हमारे पास 170 था, हम बढ़ाकर 300 कर देंगे। तो ये वही नहीं रुक रहे। ये बेनजीर जो सहयोग संस्था जो बनाई है इन्होंने, जिसमें वो पैसा जाना चाहिए गरीबों को, जो सरकारी संस्था बनाई गई है, डायरेक्ट बैंक में जाना चाहिए, वो ये उससे पेंशन दे रहे हैं लोगों को, बताइए, अधिकारियों पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं और अधिकारियों को मदद कर रहे हैं और वो लग्जरी में रह रहे हैं। इस बात का ज्यादा जरूरत है समझने की कि कोई भी नहीं सर, कल किसी ने बड़ी अच्छी विवेचना की, मुझे कोई बाहर आपका जो शो देखते हैं वो कोई एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि बजरी वाले ट्रक की जो तुलना करते हैं और मर्सिडीज भारत को बोलते हैं,
असल में वहां के आर्मी के लोगों के पास में ही जगुआर और मर्सिडीज ऐसे ही है, ऐसे ही है। और वो ये लोगों के दिमाग से ये भटकाने के gradient है। लिए खुद को पोर्ट्रे कर रहे हैं, खुद का प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि बजरी वाले ट्रक हैं हम। हाँ। असल में तो मर्सिडीज वहां के आर्मी वाले लोगों के पास Yes, ही होती ये है। gradient है। जमीनें, मर्सिडीज, किसी भी तरह की लग्जरी अगर वहां होती है तो केवल आर्मी वालों के पास होती है। बाकी ये बता ही रहे थे सर कि 25 करोड़ में अगर आप समझ लीजिए तो 8 करोड़ 9 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो एकदम गरीबी रेखा के नीचे इतनी बुरी तरह पिस रहे हैं कि उनके पास न तो उनके तन पर कपड़े हैं, न उनके पेट में जाने के लिए एक निवाला। और अगली खबर यह है कि जेल में बंद इमरान खान के खिलाफ साजिश, जेल में इमरान की हत्या की साजिश का दावा। इमरान समर्थकों पर मुनीर की टीम, इमरान समर्थकों का मुनीर की टीम पर आरोप, इमरान को दिया जा सकता है स्लो पॉइजन, मौत के बाद बीमारी को बताया जा सकता है वजह। कई बार ऐसा कहा गया, दुनिया में कई मौतें ऐसी हुई जिन पर यह आरोप लगता है कि या तो पॉइजन दिया गया या स्लो पॉइजन दिया गया और बाद में मौत का पता ही नहीं चला। और कई पॉइजन तो ऐसे होते हैं जो पोस्टमार्टम में, ऑटोप्सी में डिटेक्ट भी नहीं होते हैं, पता भी नहीं चलता, उनकी हाफ लाइफ इतनी कम होती है कि वो अपना काम करते हैं और उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चलता, लगता है नेचुरल डेथ हुई है, शायद ये जो है हार्ट अटैक हुआ होगा। क्या इस थ्योरी में दम है, या जिस तरीके से मुनीर पेश आ रहे हैं उसमें इस तरह की थ्योरी क्वाइन की जा सकती है, इसलिए की जा रही है? देखिए, इमरान लगातार अपने जेल से लगातार अपना वक्तव्य देते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि मुनीर एक तरह से पूरी तरह से पाकिस्तान को, ये तो उन्होंने तो इनकी तुलना याहिया खान से कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि ये ऑपरेशन कर रहे हैं लोगों का, और शहबाज शरीफ जो एक तरह से मोहरा है, वो तो उनका बनाया हुआ शासन है। सो मुझे डर है कि मैं धीरे धीरे खत्म हो जाऊंगा। वो अपनी पत्नी के साथ उन कह रहे हैं कि मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, मुझे किसी तरह की सुविधा नहीं मिली। उनकी बहन को अभी अंडों से मारा गया था, हमने 2 दिन पहले सुना जेल के बाहर जब वो कह रही थी, तो उनको लगता है कि उन्हें धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। सबसे बड़ी पार्टी है एक, आपने सुना होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जब रक्षा मंत्री से पूछा गया था कि क्या सुरक्षा है आपके इतने सीनियर लीडर की जो जेल में है, उन्होंने कहा तो खुद ही बंकर में अगर कोई ड्रोन गिर जाए तो हम क्या करें। तो ये बात हमने उस समय बात की थी इस बारे में। नहीं, लेकिन सर अब सवाल ये है कि क्या वाकई इमरान खान को मारने तक के संदर्भ में कंस्पायर किया जा सकता? वैसे जिस तरह के हालात पाकिस्तान में, मुझको बहुत ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या नजर आती है? बहुत ज्यादा है। उनके पैर में गोली मारी थी, वो जा रहे थे जब आपने कालफरा से तो ऊपर से पैर में गोली मारी थी, ये दिखाने के लिए कि तुम मत करो, यहीं अटक जाओ, तुम्हारे लिए सेफ है, जेल सेफ है, जेल में आराम करो। मगर देखिए वहां पर कोर कमांडर के घर पे 9 मई की घटना याद कीजिए, आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो चहेते लीडर हैं, ये तो मान के चलिए ना, भले जैसे हो, वो भी एक पैर में खड़े होकर कश्मीर की राग लापते थे, मगर आज के दिन में सबसे चहेते लीडर तो मुझे लगता है सर एक चीज जरूर शाहिद अफरीदी ने सीखी है। इमरान खान के बारे में, वो क्रिकेटर थे, क्रिकेट की वजह से इस ऊंचाई पर पहुंचे क्योंकि आवाम वहां पर भी क्रिकेट को बहुत प्यार करती है, लेकिन वो चले गए आर्मी के खिलाफ। शाहिद अफरीदी आप ज्यादातर मौकों पर देखेंगे भारत के खिलाफ स्टेटमेंट तो देते हैं लेकिन आर्मी फटीग में दिखाई देते हैं। शायद उन्होंने ये बात सीखी है कि मुझको इमरान खान की तरह क्रिकेटर होकर वहां तक तो पहुंचना है, लेकिन साथ में ये गलती नहीं करनी। बुशरा बीबी वाला भी सीखा है उन्होंने कि बुशरा बीबी से नहीं है क्या आप ले आइए, बुशरा बीबी ही जो पढ़े थे जो है उसके बुशरा बीबी के कारण इन्होंने पढ़े थे। चार्जेस हैं इनके पास, इस चार्जेस पे भी है अंदर, वो राइट, लैंड की चार्जेस हैं, ग्राफ्ट के चार्जेस हैं, बीबी का भी चार्जेस है। ये खनिज को लेकर पाकिस्तान से अमेरिका की डील के संदर्भ में खबर देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स कंपनी का $50 करोड़ का निवेश। डील के तहत पाकिस्तान में पॉलीमेटलिक रिफाइनरी बनाएगा अमेरिका। शहबाज का दावा, पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के खनिज भंडार हैं। विदेशी निवेश से पाकिस्तान कंगाली और विदेशी कर्जों से उबर जाएगा। ये जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा अमेरिका का तो पाकिस्तान के अच्छे दिन आ जाएंगे, ये कहा जा रहा है। लेकिन अब आप देखिए, वहां पर चाइना का इन्वेस्टमेंट हो या फिर अमेरिका का इन्वेस्टमेंट हो, वहां पहले तो यह है कि हाँ, ये बात सही है कि बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल हैं, बहुत सारी खनिज संपदा है, लेकिन क्या वहां के लोग इस तरीके से इनको दोनों हाथों से लूटने देंगे? जाहिर है ये बात जो चल रही है शायद पेपर्स पर रहेगी, जैसे इसको अमल में लाया जाएगा वहां विस्फोट होने लगेंगे। देखिए, जब सबसे कहां बोल रहे हैं, कहां हैं, मुंगेरी लाल के सपने बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। बलूचिस्तान का इलाका बोलते हैं, सदर्न सिंध का इलाका है, ईस्टर्न पंजाब का इलाका है, नॉर्थ वेस्ट खैबर पख्तूनख्वा, यहां पर बोलते हैं ये चीजें। और आपको सब पता है ये सारा डिस्टर्ब्ड इलाका है। ये तो सोचते हैं कि एक तीर में 2 निशाने करेंगे, चाइना से भी लड़वा देंगे, अमेरिका भी, वहां कनाडा ने भी इन्वेस्ट कर रखा है $50 बिलियन का जो बोल रहे हैं ना। और किसने किया है? आपको फ्रंटियर कोर ने, फ्रंटियर उनकी जो कोर है, वर्क फोर्स कहते हैं, ये आर्मी की ही है यूनिट। अच्छा। और लॉजिस्टिक, नेशनल लॉजिस्टिक सेल की जो है बात होती है, दोनों ने किया है ये। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।